Goal, nation's leading institute. Hello student, today we are going to discuss the test paper, AIT test paper which is held on 29th of January. इसे मिनी टेस्ट पेपर 9th के नाम से जानते हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है इसके अंदर और दो सेक्शन में ये टेस्ट पेपर डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन है. ठीक है, ये पेपर बहुत ही बैलेंस्ड है और अगर आप देखें तो इसमें अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएं तो आपको थोड़ा ज्यादा कंफर्ट होगा, कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे. तो चलिए देखते हैं पेपर क्या है और किस तरह से हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन सभी बच्चों के पास होगा ही. मैं जो है क्वेश्चन नंबर लिखूंगा और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा. ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेसिकली इलास्टिक कॉलिजन के ऊपर बेस्ड है. आप पढ़े क्वेश्चन लिखा है कंसीडर ए बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और पार्टिकल बिहेवियर शो करेगा. ईच इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी दिया हुआ ई नॉट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस विच इज एन ए चैम्बर. देन अब यहाँ पे क्वेश्चन का ट्विस्टिंग है, मेटल सरफेस पे डाल दिया तो इसका मतलब बच्चा ये समझने लगता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और उधर की तरफ इंडिकेट हो जाता है. बट आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन अगर ये मूव कर रहा है और इस इलास्टिक कॉलिजन होना है और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट में है, मेटल सरफेस के अंदर है, मेटल सरफेस के अंदर है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके साथ कॉलिजन करेगा. तो आप इलास्टिक कॉलिजन में आपने क्या देखा था, आइडेंटिकल मास होते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाते हैं. तो अगर इसके पास एनर्जी ई नॉट है तो ये इसको हिट करेगा और ये मैक्सिमम जो निकल सकता है एनर्जी लेकर के वो कितना से निकल सकता है, ई नॉट से निकल सकता है. ये हेड ऑन कॉलिजन हो गया आपका और इलास्टिक नेचर. द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका 4th नंबर एप्रोप्रिएट ऑप्शन है. लिखा है इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड विथ एनी एनर्जी विथ ए मैक्सिमम ऑफ ई नॉट. अगर इलास्टिक रहा तो ई नॉट और अगर इन इलास्टिक हुआ या सम अदर हुआ तो ई नॉट से कम, यानी कि मैक्सिमम उसकी एनर्जी कितनी हो सकती है, ई नॉट हो सकती है. ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका जो है कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट. अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखेंगे तो v इक्वल टू है वी नॉट और आई कैप है. ठीक है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया है b इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो ये है आपका बी नॉट और जी कैप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ. अब यहां पे क्वेश्चन एंड होता है और ये इमीडिएटली आप आंसर कर सकते थे. क्यों? क्योंकि अगर आपका थ्योरी अगर देखें तो थ्योरी आपकी थ्योरी के बेसिस पे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा होता है तो उसका स्पीड चेंज नहीं होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली मास इनटू क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा. और आपका स्पीड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो ये मोमेंटम क्या रहा आपका, कांस्टेंट हो गया. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h बाय p लिख सकते हैं. इसका मतलब हुआ h और p के जगह पे m इंटू वी कहेंगे. और अगर स्पीड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. इसलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लेमडा इसका क्या रहेगा तो लेमडा रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखते हैं तो इसमें भी पार्टिकल और वेव अगर आप देख सकते हैं तो इन दोनों को कनेक्ट करने का कोशिश किया गया है. ठीक है ना, क्या कहा गया है देखिए ध्यान से. द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज, फोटोन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है यानी कि लेमडा जो है फोटोन का वो है h. अब बाय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ फोटोन आप ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन लिख सकते हैं. ठीक है, आइए तो कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज ट्वाइस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यानी कि लैम्डा पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा ई है। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, 2 टाइम्स है। तो आपको फोटोन की बेसिकली एनर्जी निकालनी है। तो अगर आप देखेंगे तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू h बाय लैम्डा पी। मतलब इसको आप लिख सकते हैं hc डिवाइड बाय लैम्डा पी, ये चीज लिखा जाएगा। फोटोन की एनर्जी h न्यू, h c बाय लैम्डा पी, यही इसकी एनर्जी हुई। अब अगर आप देखेंगे तो एच सी अब बाय लैम्डा पी की जगह पे 2 इंटू लैम्डा ई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे कि c बाय 2 इंटू h बाय लैम्डा ई। और h बाय लैम्डा ई क्या है? h बाय लैम्डा ई को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया c बाय 2, अब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि c बाय 150 है। तो अब ये c और c मिलकर के हो गया c स्क्वायर इंटू एम ई डिवाइड बाय 300। ये चीज आपको मिला एनर्जी किसका? फोटोन का एनर्जी मिला। अब अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन c बाय 150 का स्क्वायर। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा एम ई इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 150 इंटू 150। तो अब इन्हीं दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया, तो बताइए ई जो है ई डिवाइड बाय ई पी ये कितना होगा? ई का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? एम ई सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 150 इंटू 150, ठीक है। और ईपी का वैल्यू अभी आपने लाया तो इसको लिखेंगे 300 डिवाइड बाय एम ई इंटू सी स्क्वायर। ये और टर्म ये कैंसिल, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। अब अगर आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको भी समझने का कोशिश करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है ये आप समझो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपसे, कंसिडर ए मेटल एक्सपोज टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 500, लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर दिया हुआ है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डबल व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज यूज्ड। मतलब अगर ये हुआ तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी 1 जो होगा मैक्सिमम, जिसको h c बाय लैम्डा 1 कह सकते हैं, जो कि ये वाला वैल्यू है, अब माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ और वर्क फंक्शन के बीच में ये रिलेशन हो गया। अब क्या कह रहा है कि जब उसका वेवलेंथ को 2 कहा गया, लैम्डा 2, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि 300 नैनोमीटर हुआ, तब ये आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो क्या होगा? तो एस सी बाय लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट। अब समझिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डबल हो गया किसके? इसके। यस, इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी 2 इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1। तो आप क्या यहां से लिख सकते हैं? एस सी बाय लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू एस सी बाय लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट। और यहां से आप लिखेंगे तो एस सी बाय लैम्डा 2 माइनस 2 एस सी बाय लैम्डा 1 इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो फाई नॉट हो जाएगा। कैसे? तो ये यहां पे इधर आ जाएगा तो इसमें माइनस फाई नॉट हो जाएगा। आप ऐसे देखिए तो बेहतर है क्या, इस माइनस को इधर भेज दीजिए, तो आप लिख दीजिए फाई नॉट इज इक्वल टू 2 एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस एच सी बाय लैम्डा 2। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू इसमें रखेंगे, एच और सी का वैल्यू रखेंगे, तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। सो सिंपल है वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं तो ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि O2 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम इन द मॉलिक्यूल न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द 2 एटम जो है इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बड़े छोटे रेंज के फोर्स होते हैं, ठीक है ना। रेंज इन टर्म्स ऑफ की आप कह सकते हो कि इनकी जो रेंज है मतलब वैल्यू की बात करो कहां से कहां तक ये एग्जिस्ट कर सकता है, तो स्मॉल पीरियड के लिए एग्जिस्ट होता है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। अब अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फ्यूजन प्रोसेस लाइक कंबाइनिंग 2 ड्यूट्रॉन टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस आर इम्पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। द रीजन फॉर दिस कैन बी ट्रेस्ड टू द फैक्ट। किस फैक्ट के बेसिस पे ये होगा? तो आपको 4 कंडीशन दिया है कि ये जो न्यूक्लियस का जो एडिशन है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो 2 ड्यूट्रॉन जो है मिल करके जो एक लार्ज बनाया है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो हुआ है, ये इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड होते हैं? तो न्यूक्लियर फोर्स हैव शॉर्ट रेंज फोर्स, कह रहा है कि न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज, द ओरिजिनल न्यूक्लियस मस्ट बी कंप्लीटली आयनाइज्ड बिफोर फ्यूजन कैन टेक्स प्लेस। और लिखा है डी में द ओरिजिनल न्यूक्लियाई मस्ट फर्स्ट ब्रेक अप बिफोर कंबाइनिंग विथ अदर। बेटा ये तो क्वाइट डिफिकल्ट है कि न्यूक्लियस कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन तो आप ये यूं ही इलिमिनेट कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और रही बात की द ओरिजिनल न्यूक्लियाई मस्ट बी कंप्लीटली आयनाइज्ड बिफोर फ्यूजन कैन टेक्स प्लेस, ये भी इम्पॉसिबल है। आयनाइज्ड नहीं होते हैं न्यूक्लियस, अगर कभी भी फ्यूजन वगैरह सब होता है तो चार्ज बैलेंस्ड होते हैं, आयनाइज्ड नहीं होते। जितना प्रीवियस था और बिफोर द फ्यूजन एंड आफ्टर द फ्यूजन उतनी चार्जेज होगी, बैलेंस्ड रहेगी, तो इसमें आयनाइजेशन वाली कोई प्रोसेस नहीं होगी। तो आपका रहेगा क्या? न्यूक्लियर फोर्स है शॉर्ट रेंज, ये एक बात सही हो सकती है। और न्यूक्लियर आर पॉजिटिवली चार्ज, ये तो बिल्कुल बात सही है। तो बी और ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 आइए, कह रहा है कि सैंपल ऑफ 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर ए एंड बी आर टेकन, लिया गया है 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर ए और बी, ठीक है। लेमडा ए इसका रेट कांस्टेंट है, लेमडा ए, और लेमडा बी इसका है, ठीक है। और डिसइंटीग्रेट कांस्टेंट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। In which of the following cases the 2 sample can simultaneously have the same decay rate at any time? कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से किस में होने वाला है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा Na का, ये होगा Na नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन e⁻ लैम्डा a इंटू टी एट एनी टाइम t, और इसका हो जाएगा Nb इज इक्वल टू, लिखेंगे तो Nb नॉट इंटू e⁻ लैम्डा b इंटू टी, ठीक है। तो इनका रेट जो है सेम कब होगा? इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस द 2 सैंपल कैन साइमल्टेनियसली हैव द सेम डीके रेट एट एनी टाइम। यानी कि डीके रेट अगर इसका निकालेंगे तो DNA बाई dt, निगेटिव साइन ले लीजिएगा क्योंकि रेट की बात हो रही है, तो हो जाएगा Na नॉट लैम्डा a e⁻ लैम्डा a इंटू टी, ये रहा इसका रेट। और इसका रेट लिखेंगे तो -dNb बाई dt, और ये हो जाएगा आपके पास Nb नॉट लैम्डा b इंटू e⁻ लैम्डा b इंटू टी, ये रहा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है a का रेट और ये है b का रेट, और ये दोनों सेम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इसको इसके बराबर कर दीजिए, इसको इसके बराबर कर दीजिए। अगर हम बराबर कर देते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? Na नॉट लैम्डा a e⁻ लैम्डा a इंटू टी बराबर हो गया Nb नॉट और लैम्डा b और e⁻ लैम्डा b इंटू टी, ठीक है। इसको आप नीचे भेज सकते हैं। तो Na नॉट लैम्डा a इक्वल टू Nb नॉट लैम्डा b, और पावर अगर इसको नीचे अगर भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा b लैम्डा a माइनस लैम्डा b इंटू टी, ये रहेगा।
अब कह रहा है कि ये टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी टाइम रहना नहीं चाहिए, तो ये वाला टर्म पक्का बराबर होना चाहिए। बराबर मतलब एक की लेमडा ए लेमडा बी दोनों का वैल्यू बराबर, ये वाला टर्म का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो लेमडा ए माइनस लेमडा बी अगर ये 0 हो गया तो क्या कहेंगे कि दोनों का लेमडा ए और लेमडा बी दोनों का वैल्यू बराबर हो जाना चाहिए, डीके कांस्टेंट जिसको कह सकते हैं आप बराबर हो जाना चाहिए, तभी आपका ये टर्म 0 होगा और ये इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन यहां से बराबर नहीं हो गया। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप देखेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी इन दोनों का क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। अब अगर आप अपने ऑप्शन को मैच करवाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज पॉसिबल है, ये देखिए ध्यान से। ये है आपका कि इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ ए इज ट्वाइस द इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ बी, जो एंड लेमडा ए इक्वल टू लेमडा बी नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद लिखा है इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ ए इज ट्वाइस द इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ बी एंड लेमडा ए ग्रेटर देन लेमडा बी। अब यहां पे इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ ए इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिके ऑफ बी। इनिशियल का मतलब हुआ t टेंस टू 0 की बात कर रही, बात t इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे ये वाला टर्म 0 अगर हम लोग रख देते हैं तो ये वाला टर्म आपके पास रहा, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो t इक्वल टू 0 पे ये वाला टर्म रहा आपके पास। तो डेफिनेटली है कि ये अगर इसके ट्वाइस होगा तो लेमडा ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, लेमडा बी से हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल कर रहा है। ठीक है, तो उसके यानी कि बी को आप अप्रोप्रिएट कह सकते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ बी इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ डिके ऑफ ए एट टी इक्वल टू 2 आवर। तो लेमडा बी लेस देन क्या हो जाएगा, लेमडा ए से। तो अब ऐसी बात है एट टी इक्वल टू 2 आवर, यहाँ पे रखेंगे टी का वैल्यू 2 और यहाँ पे भी रखेंगे टी का वैल्यू 2। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं इस कंडीशन पे कि लेमडा बी लेस देन है लेमडा ए से, तो ये पॉसिबल हो जाएगा लेमडा बी लेस। इसका मतलब अप्रोप्रिएट ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी और डी को आप टिक लगा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई हैव मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट। ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन होगा चार्जेस होंगे, चार्ज होगा तो वो रिपल्सन करेगा, ज्यादा रिपल्सन करेगा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से अनस्टेबल हो जाएगा। तो लेस प्रोटॉन होना चाहिए और मतलब उसके बाद जो होना चाहिए आपका न्यूट्रॉन का कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। उसके यहाँ पे लिखिएगा, देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन आर रिपल्सिव, ये उसकी हैवी स्टेबिलिटी का कारण बन जाता है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन किसको आप टिक लगा सकते हैं, लिखा है आपसे कि न्यूट्रॉन आर हैवियर देन प्रोटॉन, होता ही है ठीक, लेकिन वो कारण नहीं होता है उसकी हैवी स्टेबिलिटी का। न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन थ्रू बीटा डिके, ये भी बात सही है, लेकिन वो उसका स्टेबिलिटी का कारण नहीं हो सकता है। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन आर वीकर देन दैट ऑफ बिटवीन प्रोटॉन, नो, इसको नहीं कह सकते। तो 4 ऑप्शन में अप्रोप्रिएट आपको देखेंगे तो सेकंड आप कह सकते हो कि मोर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन आर रिपल्सिव, लाइक चार्ज है रिपेल करेगा, रिपल्सिव। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में तो लिखा है क्या कि द वेरिएशन ऑफ डीके रेट ऑफ 2 रेडियोएक्टिव सैंपल ए एंड बी विथ टाइम इज ऑन इन द फिगर। कंप्लीट ऑब्जर्वेशन पे ये क्वेश्चन है, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन पे टाइम है और ये है डीके रेट माइनस डी एन बाय डी टी, डीके रेट या प्लस ही दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये इस तरह से ऐसे डीके कर रहे हैं और दूसरा जो है वो इस तरह से ऐसे जा रहा है, ये है बी है और ये ए है। तो जाहिर सी बात है t इक्वल टू 0 पे अगर आप देख रहे हैं तो इसका डीके रेट ज्यादा है और इसका डीके रेट कम है। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि डीके रेट अगर हम लोग लिखते हैं तो माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी,
ये हो जाता है n नॉट लेमडा e टू द माइनस लेमडा इंटू टी। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ डीके रेट ऑफ टू रेडियोएक्टिव सैंपल ए एंड बी विद द टाइम टी दिया हुआ है। तो अगर कंसंट्रेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है ए और बी का, तो हम लोग सेम मान सकते हैं। ठीक है, अगर सेम मानेंगे तो डीके रेट जो होगा माइनस डी एन बाई डी टी, जो डीके रेट होगा एट टी इक्वल टू 0 अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा एन नॉट लेमडा के बराबर होगा। ठीक है, तो चूंकि डीके रेट जो है इसका ज्यादा है और इसका कम है, निगेटिव है, मोर शार्पर है, निगेटिव है, ज्यादा ये कम है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये ए जो है इसका जो रेट कांस्टेंट होगा यानी कि लेमडा ए, और इसका जो रेट कांस्टेंट होगा लेमडा बी, तो लेमडा ए ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, लेमडा बी से। ठीक है, उसके बाद डीके कांस्टेंट बी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए बट स्टिल इट्स डीके रेट बिकम इक्वल टू दैट ऑफ ए एट द लेटर इंस्टेंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। काफी देर के बाद आप जानते हैं कि ये अगर डीके फास्ट हो रहा है तो किसी का डीके फास्ट हो रहा है तो उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, और एट द सेम टाइम डीके रेट जिस तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिक्रीज करेगा उस तरह से डीके रेट भी घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि डीके रेट भी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एन नॉट ई टू द माइनस लेमडा टी को एन कहेंगे, लेमडा इंटू एन कहेंगे। ये एन है नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियर एट एनी टाइम टी। डीके रेट कहीं न कहीं नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसका नंबर जैसे से कम होने लगा रेट भी कम होगा। तो लेटर ये पॉसिबल है कि इन दोनों का डीके रेट क्या हो जाए, सेम हो जाए लेटर। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका सी और डी दोनों बन रहा है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज, जाहिर सी बात है ये ऑप्शन है कि नंबर डेंसिटी ऑफ द करंट कैरिंग इंक्रीजेज, relaxation time decreases but effect of decreases in relaxation time is much less than that of increase in number of density। आप जानते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, ये बात स्वाभाविक है। लेकिन जैसे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो कैरियर जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की चांस होती है, कैरियर जो होता है उसका कंसंट्रेशन लार्ज होता है। तो मोर कैरियर अगर अवेलेबल हो जाए तो कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, तो डिक्रीज तो करेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। ठीक है, तो डिक्रीज हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो इंक्रीज हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर में फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री करंट कैरिंग इंक्रीजेज, ये बात बिल्कुल सही है। रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेज, ये गलत है। बोथ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द कैरियर एंड द रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेज, ये भी गलत हो गया। यानी कि 2 और 3 गलत हो गया, फर्स्ट भी सही है, फोर्थ भी सही है। लेकिन फोर्थ में ज्यादा क्लियरिटी है, ज्यादा पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन है कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज जरूर किया है, ओवरऑल इंक्रीज किया है। तो आप फोर्थ को टिक लगाए। ठीक, और ये अगर आप देखिए ये अंडरस्टूड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो फोर्थ आप इसको कह सकते हैं। और 11 ये तो बिल्कुल इजी है कि कार लिख रहा है कि ए 220 AC वोल्ट सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये RMS आप कह सकते हो कि अक्रॉस द कैपेसिटर। ये डायोड है तो एक डायरेक्शन में अलाउ करेगा। AC सिग्नल हम इनपुट जरूर दे रहे हैं लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा, डायोड है। तो आप फॉरवर्ड बायस जब रहेगा तभी ये कंडक्ट करेगा। तो फॉरवर्ड बायस कंडक्ट करेगा तो एम्पलीट्यूड तो वही रह गया, तो इसमें आप सिंपली √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर ये अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है कि एज एन इंक्रीजेज एनर्जी लेवल बिकम क्लोजर एंड क्लोजर। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, energy of an electron in any of the stationary state in a hydrogen atom is given by, obvious बात है, ये एक्सप्रेशन भी है। हाइड्रोजन में Z की वैल्यू 1 रखेंगे हम लोग तो सेम एक्सप्रेशन है, तो बिल्कुल ये बात सही है, दोनों सही है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दोनों सही है तो फर्स्ट वाला। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए ध्यान से। 13 में क्या कह रहा है कि 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्डिंग गैसियस हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर। व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ
कैन बी इमिटेड। ऑब्वियस सी बात है, ये जो है 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आप इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया गया है, तो कौन सा व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ कैन बी इमिटेड, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप वेवलेंथ निकाल लीजिए, वो सीरीज अवेलेबल होगा। मतलब आप इस एनर्जी को क्या कह सकते हैं, E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, लेमडा मिल जाएगा। वैल्यू रखिएगा, तो E का वैल्यू दिया हुआ है आपको, E का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, रखेंगे तो लेमडा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर देखें, तो 14 नंबर में भी आपका बहुत इजी है। 14 में क्या कह रहा है कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। अगर आप देखें तो मैच द फ्लोइंग, ए और बी दोनों को मैच करना है। तो फर्स्ट में अगर आप देख रहे हैं तो आपका एनपीएन डायरेक्शन लिख रहा है कि एनपीएन कौन होगा, तो ए का जो होगा तो वो थर्ड नंबर जो है वो एनपीएन है, तो ए का थर्ड हुआ, और थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है 2, 3, 4 में, तो अब ऐसी बात है एक ही ऑप्शन की बेसिस पे इसको आप टिक लगा सकते हैं, तो 1 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए। 15 में क्या कह रहा है, 15 में आपसे कह रहा है कि एन एटॉमिक पावर न्यूक्लियर रिएक्टर कैन डिलीवर 500 मेगावाट, मतलब पावर आपको दिया हुआ है, पावर जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो 500 मेगावाट दिया हुआ है। ठीक है भाई, द एनर्जी रिलीज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ ईच न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम दिया हुआ है कि एक एटम के लिए एनर्जी कितना रिलीज करेगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेगा। ठीक है, तो कह रहे नंबर ऑफ यूरेनियम एटम फिनिश फ्यूजन पर आवर विल बी, तो कितना होगा, तो नहीं पता, तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि एटम जो है वो n मान लीजिए, एक में कितना एनर्जी दे रहा है, तो 200 दे रहा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको डायमेंशन वगैरह सब सही से लिखे हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, n हमने मान लिया कि n है टोटल। ठीक है ना, और पर आवर में कह रहा है, तो पर आवर में कह रहा है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी ये हुआ, ठीक है ना, n का, और एक आवर में ये कितना एनर्जी जनरेट करेगा, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज कि ये एनर्जी रहा टोटल, तो E डिवाइड बाई टी, ये टी ध्यान रखना है कि आवर में रखना है आपको, तो E की जगह पे लिखेंगे तो n इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 डिवाइड बाय टाइम t लिखिएगा। तो इस t को हम लोग t से डिवाइड कर देते, ये हमको क्या मिल गया, ये पावर मिल गया। ठीक है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम इक्वल टू पावर, लेकिन ये एक आवर की बात कर रहा है, पर आवर कितना होगा, तो पर सेकंड अगर हम लोग निकाल लेंगे तो पर आवर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा पर सेकंड हो गया। ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 घंटे से तो हमको पर आवर मिल गया, तो ये वाला टर्म हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 500 इज इक्वल टू, मेगा है तो इसको आप क्लियरली लिख दीजिएगा 10 टू द पावर 6। अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में गलती होगा तो रिजल्ट आपको चेंज हो जाएंगे 90। ठीक है, अब डिवाइड बाय टी, तो आपको मिलेगा n बाई टी, ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेकंड, ये पर सेकंड है जो आपको मिल गया, और तो पर आवर क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पर सेकंड आपको मालूम हुआ, तो सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, तो आप मल्टीप्लाई करें 3600 से तो यू विल गेट द रिजल्ट पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है,
16 में आप ये सिंपल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आप ये देखें। इस पेपर में ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए केयरफुल्ली आप चीजों को समझ लें। मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, फॉर द सर्किट गिवन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज बीइंग यूज्ड एज ए स्विच इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यस, इमीटर कॉमन है, ठीक है। अब ये जो है आपका VCC है और ये V आउटपुट है और ये V इनपुट है। तो V इनपुट और VBB दोनों की वैल्यू आपका सेम रहेगा, VBB और V इनपुट, क्योंकि देखिए ना ये पैरेलल नहीं है, ये जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का होगा, जो यहाँ है वही यहाँ। तो V इनपुट और VBB दोनों का वैल्यू क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप लूप में अगर घूम करके एक बार ऐसे इक्वेशन लिखते हैं, घूम करके लिखते हैं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखिएगा, 0 इज इक्वल टू लिखिएगा IB इंटू RB, इसका नाम है RB, और यहां से यहां तक ये बेस है और ये इमीटर है। तो आप लिख देंगे प्लस V बेस टू इमीटर, बेस टू इमीटर चले गए और ऐसे करते हुए ऐसे इन करेंगे, तो माइनस VBB है। अब इस टर्म को इधर ले आइएगा तो क्या लिखेंगे, VBB इक्वल टू IB इंटू RB प्लस VBE। ये इक्वेशन है जो कि आपका फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये बिल्कुल बात सही है। उसके बाद सिमिलरली VCE, इसी तरह से आप इस लूप में घूम करके इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह से ऐसे करते हुए आ सकते हैं। तो 0 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, VCE, यहां से यहां आ गया और इसमें माइनस VCC इन कर गया, अब प्लस ICRC वहां पहुंच गए। तब अगर आप देखेंगे तो VCE और ये दोनों टर्म को इस साइड ले आइएगा, तो VCC माइनस ICRC इक्वल टू VCE हो गया। ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, अब अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या कहा कि V इनपुट का वैल्यू VBB के बराबर है, तो इसमें अगर VI लिख देंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ में अगर आप देखते हैं तो V आउटपुट, यानी कि यहां से यहां तक लिख रहे हैं, तो V आउटपुट अगर आप लिख रहे हैं तो हायर से लोअर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए। तो V आउटपुट लिखेंगे तो माइनस ICRC अब प्लस VCC, यानी कि V आउटपुट इज इक्वल टू आप VCC माइनस IC इंटू RC। कैसे, एक तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कि लूप में घूमने का जो तरीका है और जो कैसे हम ट्रांजिस्टर पे इक्वेशन लिखते हैं, ये इस टाइप का सेम टाइप का 2-3 क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है आपके टेस्ट में। तो ऑब्वियस बात है, तीनों क्वेश्चन आपका इसी तीनों कंडीशन से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी के सभी, यानी कि फोर्थ नंबर में आपका देखेंगे 1 2 3 4 लिखा है, सारे करेक्ट हो गए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आप सोचो कि यहाँ जो ग्राफ आपको दिया हुआ है 17 में, जो ग्राफ दिया हुआ है ये जो रहा आपका इस तरह से ऐसे ग्राफ, जिसमें वोल्ट है, यहाँ पे वोल्ट्स और यहाँ पे है मिली एम्पियर है, और इस तरह से ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 और 4।
जाहिर सी बात है ये I4 है और I3 है और I2 है और I1 है, इसमें करंट मैक्सिमम है, इस वाले टर्म में करंट क्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम करंट आया होगा तो मोर कैरियर आया होगा, अब मोर कैरियर होगा तो कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा कैरियर। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी जो इसकी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट हुआ होगा। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा अगर आप इंटेंसिटी देखेंगे तो आपसे कह रहा है कि इंटेंसिटी इसमें जो है उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी किसका होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्थ नंबर का सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगा, तो इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, मोर कैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है कि न्यूट्रॉन मूविंग विद द स्पीड v मेक ए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विथ ए फ्री टू मूव स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोजन स्टेट। तो न्यूट्रॉन का मास और हाइड्रोजन एटम का मास अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो चूंकि इसमें तो इक्वल ही कह सकते हैं। The minimum kinetic energy of the neutron for which inelastic collision will takes place is, inelastic collision का मतलब हुआ हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में ना जाए, ठीक है, सेम रहे। तो अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि अगर आप इसका इनिशियल मास ऑफ न्यूट्रॉन तो उसका m मान लिया और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक कोलिजन तो m इंटू एम इंटू आप कह सकते हो कि v1, जो हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन दोनों कंबाइंड होकर के जो वेलोसिटी गेन करेगा वो ये आप कह सकते हो। अब v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, अगर आप यहां से v1 इक्वल टू देखेंगे तो v/2, सिंपल। और अब अगर आप देखेंगे तो एनर्जी जो एक्वायर करा है, यहां पे एनर्जी जो एक्वायर करा है, लॉस जो होगा एनर्जी वो कितना होगा, तो डेल्टा के एनर्जी में लॉस, तो ये हो जाएगा हाफ m v² माइनस हाफ 2m इंटू v/2 का स्क्वायर। ये जो डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुई है वो हाफ m v² और इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो माइनस m v²/4, इसको मिला करके आप कह सकते हैं m v²/4। ये डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी ये रहा, ठीक है। तो अब इतना, इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जो एनर्जी में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो अगर आप लिखेंगे तो mv²/2, mv²/2 दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में जाएंगे तो यानी कि E1 का माइनस E2 कह सकते हैं हाइड्रोजन का, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी के बराबर होती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, ठीक है। तो m यहाँ पे 4 रहेगा, 4, तो mv²/4, ये जो एनर्जी का लॉस है ये इससे लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। इसका मतलब हुआ mv²/2 लेस देन और इक्वल टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इससे इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। और तो अगर अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखा जाए तो इसमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हाफ v² mv²/2, यानी इसकी वैल्यू मिनिमम जो होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। तो mv²/2 इक्वल टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही है क्वेश्चन। ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही है। तो इसमें 19 में क्या कह रहा है, an electron in the hydrogen atom jump from excited state
n to the ground state. The wavelength so emitted a photosensitive material having work function दिया हुआ है. If the stopping potential of the photoelectron is 10.5 V, the value of n is. तो आप जानते हो कि डेल्टा ई जो होगा उसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर हुआ. ग्राउंड स्टेट में अगर आएगा एन स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी ये रहा. ठीक है, यानी कि फोटोन की एनर्जी इतनी एनर्जी के वैल्यू के बराबर होगी. कहां से? जब वो एन स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा. तो ठीक है, अब आइए. और आप जानते हो कि E इंटू वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये एच न्यू यानी कि फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 10.5, द वैल्यू ऑफ एन, ये यानी कि अगर आप देखेंगे तो माइनस ई वी एस और ये इस साइड में आ जाएगा तो प्लस फाइव नॉट इज इक्वल टू एच न्यू. तो इसका वर्क फंक्शन भी आपको प्रोवाइड किया गया है कि 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 10.5. तो E इंटू 10.5, इसको ऐसे लिख लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है 10.5 प्लस 2.556 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच न्यू. और ये इसको आप इक्वेट कर दीजिए इससे, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैंसिल कर करके एच न्यू का वैल्यू मतलब एन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और एन का वैल्यू यहां से कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? एन का वैल्यू 5 आ जाएगा. इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, यू विल गेट एन इक्वल टू 5. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 20, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है. आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है कि किस कंडीशन में ये नैंड गेट होता है. तो आप यहाँ पे आउटपुट देखिए, ये रहा आपके पास हाई वोल्टेज 6 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है, और ये रहा आपके पास आप एक बल्ब और दूसरे एंड पे एक रेजिस्टेंस और है, इसको ग्राउंडिंग किया गया है. ठीक है, और यहां रहा इस तरह से ऐसे, और फिर इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये रहा इस तरह से ऐसे, और ये Y लिखा है यानी कि ये आउटपुट है. तो ये रहा A और ये रहा B. तो इसके ट्रूथ टेबल क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे 0 1 इनपुट ले सकते हैं हम लोग, 0 1 इनपुट ले सकते हैं, और ये आउटपुट 1. तो जैसे कि अगर हम A और B का टेबल अगर तैयार करें तो ये इस तरह से ऐसे आपका होगा TT ट्रूथ टेबल. ये रहा A, ये रहा B, ये रहा Y. अब सोचिए अगर यहाँ पे 0 दिया, यह 0 दिया, तो ये हाई वोल्टेज है, यहां से करंट निकलेगा और ये ऐसे करते हुए और ये एलईडी बल्ब होते हुए इस रेजिस्टेंस होते हुए ग्राउंड को जाएगा. मतलब ये आपको ऑन दिखेगा. अगर इसमें 0 और 0 लिया तो ये आपको ऑन मिलेगा यानी 1 है. ठीक है, और अगर आपने इसको क्लोज किया तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ये ओपन है. अगर मतलब हुआ A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, ये 0 है और ये 1 है, तो ये क्लोज किया तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी करंट इसी होकर के इसमें जाएगा यानी कि ये 1 ही रहे. और सिमिलर इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसको ओपन रखा और इसको भी क्लोज किया तो ओपन सर्किट में तो करंट जाता नहीं, तो ये अगर 0 और ये 1 रहा तो भी ये 1 रहा, ग्लो करेगा. अब जब दोनों को आप क्लोज करेंगे, द पॉइंट इज कि दोनों में 1 1 आ जाए, दोनों को क्लोज करेंगे. अब दोनों को आप क्लोज करेंगे तो जाहिर सी बात है ये शॉर्ट सर्किट हो गया. शॉर्ट सर्किट हो गया तो हायर पोटेंशियल से करंट आएगा और इस तरह से करंट ऐसे आते हुए इसमें इन कर जाएगा, और उस कंडीशन में ये आपका ऑफ हो गया. ऑफ हो गया का मतलब हुआ 0 हो गया. ये किसका आउटपुट है? ये किसका आउटपुट है? अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आउटपुट आपको मिलेगा नैंड गेट का, NAND. मतलब एंड का इनवर्स कर दीजिए. एंड में क्या मिलता? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 0 0 1, उसको इनवर्स कर दीजिए 1 1 1 0. तो नैंड गेट का ये ट्रूथ टेबल है. तो आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा. ठीक, अब नेक्स्ट देखिए ध्यान से.
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्या, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन एक ट्रांजिस्टर का बनाया हुआ है, ये रहा ट्रांजिस्टर और इसको देखिए इस तरह से ऐसे कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया और इमिट हो रहा है। इसमें डायग्राम बनाने में ही थोड़ा सा वक्त लगता है। देखिए, और यहां से कॉमन इमीटर का कॉन्फ़िगरेशन है ये सी और ई, और इसमें है आई बी और इसमें है आई सी और ये है 18 वोल्ट। ठीक है, इन द फ्लोइंग कॉमन इमीटर सर्किट इफ बीटा इक्वल टू यानी कि आई सी डिवाइड बाय आई बी, ये दिया हुआ है 100। ठीक है, 100 और VCE इक्वल टू आपको दिया हुआ 6 और VBE इज 0 और RC का वैल्यू है 4 किलो ओम। ठीक है, तो देन IB का वैल्यू आपको चाहिए, तो IB आपको चाहिए, तो IB चाहिए तो बीटा हमको मालूम है, यानी IC मिल जाए तो हमारा IB मिल जाएगा। और IC के लिए कुछ नहीं करना है, इस वाले पॉइंट से आप यहाँ पे आइए और एक बार इस लूप में घूम जाइए। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 0 इक्वल टू ICRC यहां पे ड्रॉप हुआ और प्लस VCE यहां से यहां आ गए और माइनस 18। तो अगर आप देखेंगे तो 18 और VCE का वैल्यू है 6, तो 18 माइनस 6 इक्वल टू ICRC, तो ये हो गया 12 इक्वल टू IC और RC है 4 किलो ओम 10 टू पावर 3, तो इससे करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो IC इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं IB का वैल्यू तो कितना हो सकता है, तो IC आपको मिल गया है, तो आप IB कैलकुलेट कर सकते हैं। IB इज इक्वल टू IC डिवाइड बाय 100, तो IC हो गया 3 इंटू 10 टू माइनस 3 डिवाइड बाय 100, इसको ऊपर भेज दीजिए तो IB इक्वल टू आपको रिजल्ट मिल जाएगा 30 माइक्रो एम्पियर। ये रहा आपका रिजल्ट IB, तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर अगर आप देख रहे हैं, 22 नंबर देखिए कैसे करते हैं। ये ट्रूथ टेबल है, अगर आप देखें तो इसमें ये रहा 22 और यहां पे नॉट है और फिर यहां पे भी नॉट है और यहां से अगर आप देखें तो ये इस तरह से और इस टर्मिनल को एक डायरेक्ट इसमें गया है, एक इसमें आया है, एक डायरेक्ट इसमें गया है और एक इसमें आया। ये रहा A और ये रहा B और आपसे कह रहा है कि ट्रूथ टेबल बताइए कौन सा होगा। तो देखिए यहां से A इस पे भेज दीजिए, ये क्या आ जाएगा A और ये B, तो ये आ जाएगा AB का बार और इसमें आ जाएगा AB का बार और ये दोनों इनटू होगा और उसका बार होगा, तो A इंटू AB बार और इस टोटल का बार, एग्री। इसमें आ जाएगा B और इसमें आ जाएगा AB बार और ये हो जाएगा B और AB बार और टोटल का बार, और इस दोनों को इंटू कीजिए और इसका आउटपुट लाइए, तो Y इज इक्वल टू हो जाएगा AB बार टोटल का बार इंटू B और AB बार टोटल का बार, इसका कंबाइंड का बार, ऐसे। तो सिंपल है, डी मॉर्गन थ्योरम से इसको आप एक्सपेंशन में चले जाएं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा AB बार का बार अब प्लस B और AB बार
और इसका बार का भी बार, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा a और a b बार, अब b और a b बार। अब आइए y इक्वल टू सिंपली a और इसको लिखेगा a बार प्लस b बार, और इसको लिखेगा b इंटू a बार प्लस b बार। या आप ऐसे भी कॉमन भी ले सकते थे, इसमें कॉमन लेकर के a प्लस बी इंटू a बार b बार कर सकते, तो y इक्वल टू हो गया a बार प्लस a b बार प्लस b बार प्लस b a बार। हो गई बात, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू सिंपली क्या रहा a b बार प्लस b a बार। आपको एग्जाम में सजेस्ट मैं करूंगा कि आप इस तरह से कैलकुलेशन में ना जाएं, बड़े सर्किट हो तो इससे ऑप्शन एलिमिनेशन में जाएं तो आपको सबसे इजी रहेगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक्सॉर गेट है, ये ए बी बार प्लस बी ए बार एक्सॉर गेट है, और एक्सॉर गेट से में आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, तो फर्स्ट को आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23, न्यूक्लियर फोर्स इज सेम फॉर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर। न्यूक्लियर फोर्स में चार्जेज और मास ये सब चीजों का कोई एक कोलम्बिक फोर्स नहीं है, इसलिए इसमें सभी जितने भी न्यूक्लियन होते हैं सभी न्यूक्लियन के अंदर सेम फोर्स लग रहा होता है, इसलिए सेम फोर्स होता है सभी का। तो 23 का आप आंसर जो है 4th नंबर टिक लगा सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, आइए 24 में देखिए, 24 भी आपका सेम है। 24 में आप जानते हैं कि एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का है, जिसमें एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम जो होता है 24 में L इज इक्वल टू NH/2π ये रहता था, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो गया, और उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो A का हो गया 4th नंबर। A का 4th अगर आप देखेंगे तो 2nd, 3rd और 4th तीनों ऑप्शन है। फिर कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी जो होता है वो आपका 1/n के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, यानी कि B का हो गया आपका फर्स्ट नंबर, तो B का फर्स्ट अगर आएंगे तो 3 और 4th में, यानी कि C में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर का होता है, सॉरी डायरेक्ट n स्क्वायर का होता है रेडियस, n जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो रेडियस का वैल्यू बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, 4th नंबर मिल जाएगा। आइए 25, ये 25 जो है ये आपका इजी है। 25 में ये कहलाता है सेंट्रल लाइन, ये कहलाता है सेंट्रल लाइन, इसको सेंट्रल लाइन कहते हैं। सेंट्रल लाइन से ऊपर जहां पे भी पार्टिकल को बम्बार्डिंग किया जाता है इसी डिस्टेंस को एमिंग पैरामीटर कहते हैं, जो कि इस केस में क्या है बी है, इसको कहते हैं। और एमिंग पैरामीटर यही है, और इस तरह से ऐसे आएगा, इसको हिट करेगा और फिर ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो बी इज योर एमिंग पैरामीटर। तो सेकंड, उसके बाद 26 नंबर देखें, 26 क्या कहता है, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, कितने देर तक होगा इस रिएक्शन जो ये हो रहा है उसमें कितने देर तक ये लैंप जलेगा। वही बात है न्यूक्लियर रिएक्टर वाले जो बात कर रहा था, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। आपके पास क्या है कि 4 kg है, तो इसको आप लिखेंगे 4 × 10⁻3 ये हो गया ग्राम, और इससे आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम अगर आप लिखेंगे एटम तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 × 10⁻3 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट आपका हो गया 2। ठीक है, और इसमें Na से मल्टीप्लाई करो नंबर से, तो नंबर ऑफ एटम मिल गया 2 × 10⁻3 × Na, याद रखिएगा। और 2 एटम मिल करके 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा 2 मिल करके, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए 10⁻3 × Na, इतना इंटू 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जरूर लिखिए समझिएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो कितने देर तक वो ग्लो करेगा, तो अगर टाइम आपको निकालना है तो टाइम के लिए क्या करेंगे, पावर, एनर्जी बाय पावर, एनर्जी बाय पावर, यही होता है टाइम। तो एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी हो गया 10⁻3 Na इंटू 3.3 इंटू 10⁻6
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय पावर इक्वल टू कितना आपको दिया हुआ है, पावर जो प्रोवाइड किया हुआ 500, और इसी को कन्वर्ट कर लीजिएगा मिनट में, आवर में, ईयर में, डे में, तो आपको आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे 27, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिए एक तरह से। क्यों? क्योंकि आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट कर लेना है, और व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन रेट कह रहा है, तो डिसइंटीग्रेशन रेट जो होता है मतलब -dN/dt इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, कंसंट्रेशन यानी कि नंबर इंटू रेट कांस्टेंट लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो टी लैम्डा इज इक्वल टू ln2 डिवाइड बाई टी हाफ, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो 27 इजी है, हो जाएगा, और 28 भी बहुत इजी है, ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजर कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो आप डोनर जो होता है वो क्या होना चाहिए, पेंटावैलेंट होना चाहिए था, डोनर होना चाहिए, डॉप्ट होना चाहिए, तो थर्ड नंबर अप्रोप्रिएट है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 अगर आप देखेंगे, कंसीडर ए रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्ज बट द टोटल चार्ज इज 0। वेरियस टाइप ऑफ चार्ज है किसी रीजन में, और टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0 दी हुई है, ठीक है। तब आपसे कह रहा है कि एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन से बाहर अगर हम किसी पॉइंट पे बात करेंगे, तो क्लोज पाथ में जब भी देखेंगे तो चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएगा, तो क्लोज पाथ फॉर्म करेगा, और क्लोज पाथ अगर फॉर्म कर रहा होगा तो टोटल वर्क डन ओवर द लूप कितना होगा, 0 होगा। तो आपका जो एक फोर्थ ऑप्शन है, द वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल अलोंग ए क्लोज पाथ ऑलवेज फ्रॉम द रीजन विल बी 0। तो यस, इस पे 0 वर्क हो गया, क्लोज पाथ पे वर्क 0 हो गया, ठीक है। तो आपका डी अप्रोप्रिएट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ फॉर द लार्ज r where r is the distance from the origin of this region। बोल सकते हैं आप more or less, ठीक है। the electric field is necessarily 0, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरली 0 है। अब ऑब्वियस सी बात है, टोटल चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरी 0 का मतलब हुआ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो आउटसाइड में हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर सिमेट्री अगर नहीं हो तो नॉट 0 भी पॉसिबल हो, तो आप सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन में जाएं तो सी और डी को आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब आइए जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये भी आप अच्छे से जानते हो कि दो सेल को का इक्विवेलेंट सेल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये रहा कि दो सेल अगर है, ये रहा रेजिस्टेंस E1R1 और ये दूसरा रहा आपके पास E2R2, तो इसका इक्विवेलेंट EMF कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1R1 प्लस E2R2 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। आप केयरफुली देखेंगे तो आपको टोटल EMF का वैल्यू, इसका वैल्यू आपको गिवन है, इसका वैल्यू आपको गिवन है, इसका वैल्यू आपसे डिमांड किया गया है। आप रखेंगे वैल्यू को, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर आप नेक्स्ट देखते हैं 31, तो ये 31 जो है इसमें टॉर्क का है। कह रहा है आपका 31 में क्या कि सर्कुलर वायर है और उसमें टर्न किया हुआ है, और कह रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग, रोकने से। तो अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपके पास कॉइल, जिसका नॉर्मल जो है वो एक्सेस से मैग्नेटिक फील्ड से ये एंगल बनाया हुआ है थीटा, ठीक है ना। तो इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न आपको दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ टर्न आपको दिया हुआ है n दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है, नंबर ऑफ टर्न कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो आप जो EMF इसमें जो टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क इक्वल टू लिखेंगे mb साइन थीटा लिखेंगे, और m की जगह पे आपको NIS इंटू b इंटू साइन थीटा। आपको करंट भी मालूम है, एरिया भी मालूम है, नंबर ऑफ टर्न भी मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड भी मालूम है, दोनों के बीच का एंगल भी मालूम है। सभी वैल्यू को अगर रखते हैं तो आपको टॉर्क मिलेगा। इतना टॉर्क से फील्ड इसको घुमाना चाहेगा, लेकिन आपको इतना ही टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे तो प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। 32 अगर आप ये देखें तो 32 भी आपका सिंपल है, 32 भी है। EMF का जो कॉइल रोटेशन के कारण जो इंड्यूस होता था कॉइल में, होता था NBS
ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये चीज रहता था। तो यहां पे अगर आपको मैक्सिमम पूछा गया है तो ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो एन बी एस इंटू ओमेगा हो सकता है। एन नंबर ऑफ टर्न मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, एरिया मालूम है, और ये भी दिया हुआ है कि कितना रोटेशन पर सेकंड हो रहा है। तो आप वैल्यू को रखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना मैक्सिमम वोल्ट जनरेट होगा। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट आप ध्यान से समझे, क्वेश्चन नंबर 33 भी कोई बड़ा सा चीज नहीं है। परसेंटेज इफिशिएंसी सभी बच्चे जानते हैं कि ईएमएफ आउटपुट करंट आउटपुट डिवाइड बाय ईएमएफ इनपुट करंट इनपुट। तो ये इस सब वैल्यू को अगर आप रखेंगे, आपको इफिशिएंसी 90% दिया है, यानी कि 0.9 हो गया। तो 0.9 तो आपको आराम से ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है आपको कि वो बाद में यूज जो कर रहा है, वो डिस्टेंस यूज कर रहा है, जो ग्लास यूज कर रहा है, उसका पावर दिया है 2.5 डायमीटर। तो फोकल लेंथ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 1/पावर, और ये अगर आप देखेंगे तो 1/पावर यानी 2.5 मीटर में होगा ये। तो इसको आप यहां से कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 25 मीटर। तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 10 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 कर दीजिएगा। तो आपको पता चल गया कि 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वो यूज कर पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए लिस्ट डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, मतलब उसका जो इमेज बन रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट को लेकर के 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां से u जो है ये इसको आप 25 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि इससे तो लिस्ट डिस्टेंस नॉर्मल आई का होता है ये। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या होना चाहिए, वही लिस्ट डिस्टेंस कहलाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, और जब फोकल लेंथ आप कितना लेंगे, 40 सेंटीमीटर लेंगे, तो यहां से आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर सेक्शन ए का अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका 35 नंबर है। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन 35। ये सिंपल है कि अगर आप देखेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लेनेट, तो एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो वी एस्केप अगर आप लिखेंगे तो √2gr, तो जी पे भी डिपेंडेंट होता है, आर पे भी डिपेंडेंट होता है। प्लेनेट का रेडियस क्या है उस पे भी डिपेंडेंट है, और जी पे भी डिपेंडेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट और रीजन ये दोनों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक में कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी पे ही डिपेंडेंट होता है, केवल आर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो गलत बोल रहा है, तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है, अब आप सेक्शन बी में चले। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है। कैलकुलेशन तो थोड़ा सा है, जो आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप आए क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का 36 देखिए। 36 में कह रहा है कि 2 स्फीयर है आपके पास, नो डाउट, कि एक का मास है m और दूसरे का मास है 8m। ठीक है, तो कह रहा है कि इस एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस जो है वो 4r है, और इस दोनों के बीच का सेपरेशन जो है ये है 23r। ठीक है, तो कॉलिजन से पहले कितना डिस्टेंस मूव करेगा, इसका मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास जो है ये रेस्ट में रहेगा, सेंटर ऑफ मास ये रेस्ट में रहा, मतलब हम कह सकते हैं m1 और डेल्टा r1 माइनस कर लीजिए m2 डेल्टा r2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इस दोनों के बीच के यानी कि कॉलिजन से पहले इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहा होगा। तो ये अगर आप कहें 4r अब प्लस r 5r, इसमें से 5r आपका माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 18r बचेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू d, मान लिया कि d मूव करेगा स्मॉलर, माइनस 18 इंटू 16r 18r माइनस d
इक्वल टू 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ से डी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये 37 क्वेश्चन जो है ये और भी इजी है। आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन यानी कि पीवी, अगर मैं बताऊं आपको पीवी पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर है, और इसके लिए अगर आपको वर्क निकालना हो तो डेल्टा डब्ल्यू अगर वर्क निकालना हो तो हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय एक्स 1 माइनस एक्स, ये आप कह सकते हैं। और x की वैल्यू आप प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ध्यान से यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक यहाँ जो प्रोसेस है वो दूसरा दिया हुआ है, वेट v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3/4 है। ठीक है, तो इस v इक्वल टू इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को c इंटू t का पावर 3/4 कर सकते हैं। यस, तो आपसे कह रहा है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, टेम्परेचर, find the amount of work done to increase the temperature of 1 mole of ideal gas by 40 डिग्री, यानी कि T1 और T2 आपको दिया हुआ है और उसके एक्सपेंशन करने में कितना वर्क करना हो। तो वर्क इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, dW इज इक्वल टू लिखेंगे PdV लिख सकते हैं। तो dW इज इक्वल टू P, तो P तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग यहाँ से कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे PV इक्वल टू nRT, पहले लिखाइए। अब आइए तो प्रेशर P को लिख सकते हैं nRT डिवाइड बाय B, भी हमारा कितना है, तो ये रहा, तो प्रेशर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं nRT, अब V के जगह पे लिख सकते हैं C इंटू T का पावर और 3/4। बेहतर अगर है ना कि चलो T का पावर 3/4 ही कर लीजिए, आपको और इजी रहेगा। तो प्रेशर, तो आपका जो वर्क का जो डिफिनेशन यहाँ पे आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, nRT डिवाइड बाय C इंटू T का पावर 3/4 इंटू dV। एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है जो आप कर लीजिए, यहां से इसको डिफरेंशिएट भी कर लीजिए, तो dV इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू 3/4 T का पावर -1/4 इंटू dt। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, C पावर 3/2, इसमें से 1 माइनस C करते हैं। अब यहाँ पे dV का वैल्यू भी रख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, nRT डिवाइड बाय C T का पावर 3/4 इंटू इस टर्म को रखिए, तो C 3/4 T का पावर -1/4 इंटू dt। देखिए कितना आसान आ गया, ये कैसे आ गया, तो ये C और ये C कैंसिल हो गया और 3/4 रहेगा, T का पावर -1/4 है, तो ये -1/4 ये आ जाएगा, तो ये T कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा nR इंटू 3/4 dt। ठीक है, अब ये रहा dW वर्क डन, इंटीग्रेट कर लीजिए, तो डेल्टा W वर्क डन जो हो जाएगा ये हो जाएगा nR 3/4 इंटू डेल्टा T। डेल्टा T आपको दिया हुआ है और N1 दिया हुआ है 3R/2, R का वैल्यू आपको मालूम है, रखेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ये सिंपल कनेक्ट करने वाली बात थी कि वर्क डन PdV था, तो P को हम लोग किस तरह से T के टर्म में लिखेंगे, dV को किस तरह से T के टर्म में लिखेंगे, दोनों को रख दिया, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो एक्सेशन इज इक्वल टू होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस a साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब एक्सेशन जो है डिस्प्लेसमेंट का इनवर्स रिलेशन होगा, मतलब ये इस तरह के फॉर्मेट में ऐसे करते हुए जाएगा, ये टाइम रहा और ये एक्सेशन रहा, ठीक, इसका इनवर्स रहेगा, तो सेकंड अप्रोप्रिएट होगा। अब आइए 39, what is the de Broglie wavelength of the nitrogen molecule in air at 400 Kelvin, assuming that the molecule in moving with the root mean speed। यानी कि अब अभी ऐसी बात है, RMS स्पीड आपको दे दिया है और डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है, तो 39 ये बहुत ही इजी रह गया। कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू आप कह सकते हो h/p मोमेंटम, तो h,
तो मोमेंटम को m इंटू वी लिखेंगे, ठीक है। तो या आप इसको लिख सकते हैं h डिवाइड बाय अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी आप के ई भी कह सकते थे, ठीक है। तो आप जैसे कनेक्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से रिलेशन है, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो लिखेंगे तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है आपका, नाइट्रोजन है, N2 है। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया N2 का, तो 5 इंटू हाफ के इंटू टी हो गया। टी सब दिया हुआ है, मास दिया हुआ, सभी वैल्यू पर रखिएगा तो लैम्डा आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइए द नंबर ऑफ फोटोन, ये भी पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 40 देखिए ध्यान से, मिटाता हूं। Question number 40. The number of photon entering the pupil of our eye per second corresponding to the minimum intensity of white light that we human can precise दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ कितना आ रहा है। टेक द एरिया ऑफ द पीपुल टू बी दिस, एरिया दिया हुआ है एंड द एवरेज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो कितने फोटोन, मान लेते हैं कि n आ रहा है, तो n इंटू एच न्यू, ये हो गया टोटल फोटोन की एनर्जी, ठीक है। डिवाइड बाय टाइम अगर हम लोग कहेंगे तो पर सेकेंड, तो ये हो गया पावर, और एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, ये पावर हो गया, इसमें s से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया इंटेंसिटी, ठीक है। अब आप देखिए सब कुछ आपको दिया हुआ है, ये इंटेंसिटी प्रोवाइड किया हुआ है, आपको n बाई टी निकालना है, h न्यू और s, तो n बाई टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई एस बाय एच न्यू। इंटेंसिटी गिवन है, एरिया आपको लेना है 4 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस आपको गिवन है, ये आर का वैल्यू दिया हुआ है 0. रेडियस ही पूरा का पूरा रेडियस ही ये एरिया ही आपको प्रोवाइडेड किया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी भी आपको दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, वैल्यू रखिए, आपको n बाई टी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 41 में देखें, क्वेश्चन नंबर 41, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है फ्रॉम ए नैनो लैम्प, ठीक है। फोटोसेंसिटिव मटेरियल मेड ऑफ द, ये भी दिया हुआ है, द स्टॉपिंग वोल्टेज भी दिया हुआ है, द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द आयरन सोर्स एंड इट्स इमेज 400 नैनोमीटर। तो फोटोसेल प्रेडिक्ट द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑब्वियस सी बात है, ओल्ड वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ आपको, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो E इंटू वी एस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ नॉट, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझिए E इंटू वी एस 1 आपको मालूम है, एच न्यू आपको मालूम है। सेकंड के लिए लिखेंगे तो E इंटू वी एस 2 इक्वल टू एच न्यू 2 माइनस फाइ नॉट, इसमें से उसको केवल माइनस कर लीजिए, आपको वी एस 2 चाहिए था तो ये आपको वी एस 2 मिल जाएगा। कैसे, तो इसमें से उसको माइनस कीजिए, इसमें से उसको माइनस कीजिए तो E इंटू वी एस 2 माइनस वी एस 1 इक्वल टू एच न्यू 2 माइनस न्यू 1, सब वैल्यू रखिएगा आपको वी एस 2 मिल जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आपको कि यहाँ पे 2 आइसोटोप है, ठीक है। तो आपके पास B 10 और ये आपके पास क्या है 5, और दूसरा है B, ये 11 है और ये 5। तो इनके पर मासेस दिए हुए हैं, तो मास कितने दिए हुए हैं, देर ये है 10.01294 और ये दिया हुआ है 11.00931, और इसका एवरेज आपको प्रोवाइड किया हुआ है मास, वो कितना प्रोवाइड किया हुआ है, ये दिया हुआ है 10.811 AMU। द एवेंडेंस मतलब कितना परसेंटेज पाया जाए, एवेंडेंस मीन्स कितना परसेंटेज पाया जाएगा, तो सिंपल है, ये x% होगा तो ये 100 माइनस x% होगा, तो टोटल अगर हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, m1 इंटू एक्स प्लस m2 इंटू 100 माइनस x डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 10.811। ये रहा आपके पास m1 और ये रहा आपके m2, वैल्यू रखिएगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है।
आइए, द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर H। तो फोर्स जो है वो किस पे रेडियस मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे क्या है, तो फोर्स होगा KQ1Q2 बाय आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर होगा, रेडियस खुद n का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब फोर्स किसका हो जाएगा, n का पावर 4 ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो n का पावर -4 हो गया आपका 43 नंबर। ठीक है, फोर्स खुद 1 बाय आर स्क्वायर होगा nth का, और r nth खुद है n स्क्वायर का डबल, तो f जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 4 हो गया। ठीक है, तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का पावर -4 हो गया। ये सिंपल है, आप सब इसको देखेंगे और काम होगा। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 6th ऑर्बिट इज, तो 6th ऑर्बिट इज आर रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे 6th ऑर्बिट का, अब फर्स्ट ऑर्बिट का आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h बाय p कह सकते हैं। ठीक है, और h बाय p है मोमेंटम, और इसको मोमेंटम को लिखेंगे m इंटू वी, तो लैम्डा इक्वल टू, यानी कि ये आपका 44 नंबर है, तो h मोमेंटम m इंटू वी, लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको m भी और r एंगुलर मोमेंटम से कनेक्ट इसको कर सकते हैं, h डिवाइड बाय इस एम भी को क्या लिखेंगे, NH बाय 2 पाई इंटू आर, यस, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये h और h कैंसिल हो गया, ऐसे आप समझिए ना, लीजिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया h, इसको लिखेंगे NH बाय 2 पाई इंटू आर, r nth ले लीजिए और भी बेहतर रहेगा, h और h कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r nth डिवाइड बाय n हो गया, ये रहा। ठीक है, तो r nth जो है ये और ये, तो लैम्डा फर्स्ट ऑर्बिट का डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 1 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई r1 डिवाइड बाय 1, और लैम्डा 2 लिखेंगे तो 2 पाई और r रेडियस ऑफ कौन सा nth ऑर्बिट 6 r6 डिवाइड बाय 6, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। ठीक है ना, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो रिलेशन नहीं मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 6th ऑर्बिट, ये डायरेक्ट इसी की वैल्यू पूछ लिया है, ये वाला वैल्यू है, ये वाला 6, इसी में क्या होगा, तो R6 और R1 ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो R6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R फर्स्ट ऑर्बिट का R1 इंटू 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36, तो इसमें आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू R1 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 12 पाई R1, यानी कि 12 पाई R1 फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो कि R के बराबर है, तो ठीक है 12 पाई R हो गया। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर आप आइए 45 नंबर, में ये कंप्लीट फार्मूला पे बेस्ड है। 45 नंबर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन का पावर 4 इंटू थीटा, ठीक बाय 2, थीटा बाय 2, यस थीटा आपको दिया हुआ है, आप आराम से इसका वैल्यू रखिएगा, तो ये है नंबर ऑफ ये फार्मूला पुटिंग है सवाल, ठीक है ना। 46 में क्या कह रहा है ये देखिए ध्यान से, में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम वेयर देयर आर कैन बी इमिट ए मैक्सिमम ऑफ 15, मतलब ये सिंपल हो गया कि n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 15 हो गया, ठीक है ना, यहां से n1 निकाल सकते हैं, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि n माइनस 6 इंटू n प्लस 5 इक्वल टू 0, तो n1 का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू कितना हो सकता है 6 हो सकता है,
सिमिलरली सेकंड में जिसमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम व्हिच कैन हैव मैक्सिमम ट्रांजिशन 10, यानी कि दूसरा 10 जब हो जाएगा तो n इंटू एन माइनस 1/2 इक्वल टू 10 कर लीजिए। तो यहां से भी n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा n माइनस 5 इंटू n प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यानी कि n का वैल्यू हो गया 5। तो आपको ऑर्बिट मिल गया कि कहां से वो 6 से में मूव कर रहा है और वो 5 से मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, द वेलोसिटी जो होता है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n नहीं होता है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, तो इनवर्स रिलेशन हो गया, तो 5/6 हो गया v1/v2। आइए तो 47 देखेंगे, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके बीटा, the detector record n बीटा पार्टिकल इन 4 सेकेंड। अगर आप देखेंगे 47 तो सिंपल है कि n बीटा पार्टिकल इन 4 सेकेंड, तो आप लिखेंगे n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू 4 कर लीजिए, ठीक है। एंड इन नेक्स्ट 4 सेकेंड इट रिकॉर्ड 2.5 यानी कि 0.25 n इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू 8, नेक्स्ट 4 सेकेंड में इतना। तो फाइंड द मीन लाइफ, तो सो सिंपल, इस दोनों को अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको लैम्डा मिल गया, और मीन लाइफ इज इक्वल टू टी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है 1/लैम्डा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए केवल, इससे काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन है ये सब। ठीक, नेक्स्ट आपका ये जो है 48, इसमें भी देखें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी मतलब माइनस dN/dt, ये आपको प्रोवाइडेड किया हुआ है कि 5 माइक्रो क्यूरी इन माइक्रो क्यूरी, यानी कि 10 टू द पावर -6 माइक्रो, ठीक है ना। इजेक्टेड इन द ब्लड ऑफ ए सैंपल दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट भी आपको दिया हुआ है आफ्टर 4 सेकेंड, डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। तो सिंपल रिलेशन है आपका R डिवाइड बाय V इक्वल टू R नॉट ई टू द माइनस लैम्डा टी डिवाइड बाय V नॉट, और यहां से आप आराम से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए जेनर डायोड 24 वोल्ट दिया हुआ है, तो फाइंड द करंट थ्रू द डायोड, डायोड में। तो ये आपका जो 49 है, इसमें आप देखिए ये रेजिस्टेंस है, और ये रहा आपके पास डायोड, और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे दिया है इस तरह से, और यहाँ पे ये रहा वोल्टेज, ये कितना प्रोवाइड किया हुआ 36, और इसका ये ब्रेकडाउन कितना है 24 वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि 8 वोल्ट यहाँ पे रहा, 300, तो यहाँ पे करंट आई कितना चला जाएगा, 8 डिवाइड बाय 300, ये करंट गया। और इसमें करंट कितना चला जाएगा, इसमें I1 चला जाएगा, ये है 2 किलो ओम, तो ये हो गया 24 वोल्ट है डिवाइड बाय 2 10 टू द पावर 3, तो ये इधर से I माइनस I1, ये करंट आपको डायोड में जाएगा। ये दोनों इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। इजी है, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, सेम 50 भी आपका ट्रांजिस्टर से ही है, लूप में इक्वेशन लिखिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 भी अगर आप देखेंगे तो सेम टू सेम बीटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RB। तो आप यहां से यहां तक ऐसे देखिए, ये रेजिस्टेंस है, और ये रहा आपके पास इमीटर, और यहां से यहां तक का वोल्टेज आपको प्रोवाइड किया हुआ है 12 वोल्ट। हो गई बात, ये रहा इमीटर और ये रहा बेस, और इसको आप जोड़ दीजिए, ये RB, मतलब आपके पास ये रहा IB और ये है RB, और इसमें क्या जा रहा है तो IC जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ग्राउंडिंग किया हुआ है, तो C और E। क्वेश्चन में देखिए आपको कुछ करना नहीं है, VC का वैल्यू दिया हुआ है, VBE का वैल्यू भी दिया हुआ है, आपको बेस करंट चाहिए। तो बीटा प्रोवाइडेड है कितना है आपका 100 का मतलब हुआ, देखिएगा 100 का मतलब हुआ IC डिवाइड बाय IB, ये वाला, ठीक है।
आईसी निकाला जा सकता है, यहां से यहां तक अगर जाएंगे तो 12 वोल्ट लिखिएगा। कैसे? तो आईसी इंटू आरसी प्लस VCE इक्वल टू 12 वोल्ट, और VCE दिया हुआ है 6, तो आप IC इंटू RC इक्वल टू 12 माइनस VCE। VCE दिया हुआ है 6 और ये 12, तो इसका मतलब टोटल मिला के 6 हो गया। तो IC इंटू RC इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। और उसके बाद कलेक्टर करंट आपको प्रोवाइड किया हुआ है, IC का वैल्यू आपको दिया हुआ है, IC का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो RC मिल गया। कलेक्टर रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप एक बार इस लूप में घूम जाएंगे। इस लूप में आपको देखिएगा बेस टू इमीटर ये दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप यहां से इस लूप में ऐसे करते घूमेंगे, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से चल रहे हैं, ठीक है ना, और फाइनली इस पे आ रहे हैं, ये हो जाएगा IB इंटू RB प्लस VBE इक्वल टू 12, क्योंकि यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, और ये इस साइड इन करेगा तो क्या हो जाएगा आपको इक्वल टू 12। तो IB इंटू RB इक्वल टू 12 माइनस BE हमको दिया हुआ है, BE का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, BE दिया हुआ है 1.2, तो हम लोग लिख सकते हैं IB इंटू RB इज इक्वल टू 12 माइनस 1.2 कर दिया। तो RB का वैल्यू चाहिए, तो RB के लिए मुझे IB चाहिए, ठीक है ना। RB निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, IB चाहिए। तो IB हम लोग क्या लिखेंगे, तो IB इक्वल टू IC डिवाइड बाय 100, IB इक्वल टू IC डिवाइड बाय 100 इंटू RB इक्वल टू 12 माइनस 1.2, ठीक है। अब IC के लिए कैसे क्या करेंगे, तो IC का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे यहां से। IC का वैल्यू तो दिया हुआ ही क्वेश्चन में, IC निकालने की जरूरत भी नहीं होगी हमको। IC की वैल्यू कलेक्टर करंट का वैल्यू दिया हुआ 6 मिली एम्पियर, ये दिया हुआ 6 मिली एम्पियर, RB हमको यहां से मिल जाएगा। यस, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लिटिल बिट, उसमें आपको थोड़ा पेशेंस रख करके कैलकुलेशन करना है और अपने स्कोर को बढ़ाना है, ठीक है। जितनी स्पीड हो आप स्पीड बढ़ाएं, जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो आप करें। ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा फास्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, यही चीज एक्सट्रैक्ट करने की बात है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्विक एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे कि आपको इस इक्वेशन की कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, यहाँ पे ऐसे आप डायरेक्ट आप लिख सकते थे, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस डिस्कशन से बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और इसके साथ ही हम लोग आज का डिस्कशन ये जो फिजिक्स का है वो ऑफ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी।